नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश, व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई के पास ममलापुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। इसमें दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री लेंगे हिस्सा। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ लक्षद्वीप शामिल। ये परिषद केंद्र और सदस्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मुद्दों और विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में करते हैं काम। बैठक से पहले चेन्नई में गृह मंत्री अमित शाह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय और केंद्रीय गृह मंत्री के बीच पहली आधिकारिक मुलाकात। इस दौरान आपसी समन्वय, विकास परियोजनाओं की गति और अंतर्राज्यीय मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को नई गति देने, रणनीतिक विश्वास बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की उम्मीद है। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने, मेक इन इंडिया के तहत उपकरणों और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के जो उपाय हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे। जापान द्वारा रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी हस्तांतरण से जुड़े अपने 3 प्रिंसिपल में संशोधन किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग के नए अवसर तलाशे जाएंगे। जापानी रक्षा मंत्री कल मुंबई स्थित भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान पहुंचे। औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका भव्य स्वागत हुआ। नौसैनिक स्मारक गौरव स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के अमर शहीदों को किया नमन। जापानी रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान भारतीय नौसेना की रणनीतिक भूमिका, परिचालन क्षमताओं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों पर हुई ब्रीफिंग। जापानी रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना के आधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई का दौरा किया और जहाज की परिचालन प्रणालियों, उन्नत हथियारों, मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई प्रौद्योगिकियों का अवलोकन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उत्तराखंड के दौरे पर आज वो मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी पहुंचेंगे। 2024 बैच के आईएएस अधिकारियों के प्रोफेशनल कोर्स के दूसरे चरण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति देश के युवा प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल उपराष्ट्रपति ने देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के जो परीक्षार्थी हैं और रॉयल भूटान वन सेवा के प्रशिक्षणरत अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के वन्य जीवों, जैव विविधता के संरक्षण में इन अधिकारियों की भूमिका बेहद अहम। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि विकास और संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साथ साथ चलने वाले लक्ष्य हैं। उन्होंने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों से परिस्थिति, सुरक्षा, आजीविका और विकास के बीच संतुलन बनाते हुए काम करने का आह्वान किया। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। वर्ष 2022 में स्थापित आईएसएमआर भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक सहयोग का प्रमुख उच्च स्तरीय तंत्र है। इसके तहत दोनों देशों के बीच उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल व्यवस्था, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कौशल विकास, स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। आईएसएमआर के साथ भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इसके जरिए दोनों देशों के कारोबारी नेताओं को समांतर मंच उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी होने हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने परस्पर व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने बालाकृष्णन के साथ सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के
नए चांसुरी परिसर की भी आधारशिला रखी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये परिसर भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के नए दौर को रेखांकित करेगा और भारतीय प्रवासी के लिए सेवाओं को और मजबूत भी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध करवाने की प्रधानमंत्री की पहल के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में देश भर के विद्यार्थियों के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने पर जोर दिया गया। प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री, एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्थित तैयारी की सुविधा आसानी से उपलब्ध करवाने की योजना पर हुई चर्चा। कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम गायन को लेकर कुछ ऐसे दृश्य सामने आए जिसकी देश भर में हुई निंदा। इसके बाद कांग्रेस का नया फैसला। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कल वंदे मातरम को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस ने, जिसमें पार्टी ने तय किया कि पार्टी 1937 के प्रस्ताव का करेगी पालन। कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरा ही गाए जाएंगे। कांग्रेस की दलील, ये फैसला महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, टैगोर और सुभाष चंद्र बोस समेत वरिष्ठ नेताओं की सहमति वाले 1937 प्रस्ताव के अनुरूप है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को खुलकर उसकी आलोचना और निंदा की। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। वो खुद को संविधान और देश से ऊपर मानती है और अपनी पार्टी प्रस्ताव को संसद से पारित कानून से भी ऊपर रखती है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने 26 दिनों से चल रहे आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का किया ऐलान। हालांकि छात्रों ने अपनी सभी मांगों को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया। छात्रों ने कहा, प्रदर्शन खत्म नहीं कर रहे, बस टाल रहे हैं। छात्रों ने स्पष्ट किया कि अगले 2 महीने तक सरकार की कार्रवाई पर नजर रखी जाएगी। यदि इस अवधि में सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा शुरू होगा। इस बार आंदोलन पहले से बड़ा होगा। भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के बाहर से सुरक्षा बैरिकेड हटाए जाने के बाद नई दिल्ली में सख्त कदम। दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मौजूद अवैध अतिक्रमण को साफ कर दिया गया। इसके साथ ही बाहरी सुरक्षा घेरे में भी अहम बदलाव किए गए हैं। फिलिस्तीन में राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन ने जेनिन और रामल्ला में 200 बिस्तर वाला भारतीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत और फिलिस्तीन में अस्पताल परियोजना को लेकर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की सुविधा होगी। श्रीप्रिया रंगनाथन ने श्रम मंत्री डॉक्टर एनास दहादा अत्तारी से मुलाकात की। इस दौरान प्रिंटिंग सेक्टर में टीईवीटी पर एमओयू को लागू करने और उद्यमियों युवाओं को स्किल और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के तरीकों पर हुई चर्चा। एविएशन सेक्टर में सुरक्षा को लेकर डीजीसीए अब ड्रग टेस्टिंग के नियम को और सख्त करने की तैयारी में। फ्लाइट क्रू के लिए रैंडम ड्रग टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जाएगा। हर साल 25% से ज्यादा फ्लाइट क्रू की रैंडम स्क्रीनिंग अनिवार्य किए जाने की संभावना। डीजीसीए बढ़े हुए टेस्टिंग मानक को देश की सभी एयरलाइंस पर लागू कर सकता है। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 से जुड़े मामले की जांच चल रही है। लद्दाख की बर्फीली और जानलेवा पहाड़ियों के बीच से भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस की झलक। 15,000 फीट की ऊंचाई, माइनस तापमान और खतरनाक हालात में वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन को दिया अंजाम। लद्दाख की ब्यांग घाटी के ग्लेशियर में एक अमेरिकी नागरिक की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। खबर मिलते ही भारतीय वायुसेना के पायलटों ने बिना वक्त गवाए मरीज को तुरंत एयरलिफ्ट कर सुरक्षित ले पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को एंजियोप्लास्टी के सफल इलाज के बाद एम्स से छुट्टी मिली। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉक्टर राजीव बहल और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान केंद्रीय जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों की समीक्षा की। अधिकारियों ने उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 विकसित भारत क्विज के साथ शुरू। युवाओं को प्रधानमंत्री से मिलने और विकसित भारत के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने का मिलेगा अवसर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर एफडीए ने पुणे में बड़ी कार्रवाई की। एफडीए की टीम ने 4 प्रतिष्ठानों पर छापे मारे। जांच के दौरान सभी जगह
प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ पाए गए। इसके बाद 4 एफआईआर दर्ज कर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सरकार ने 3 दिन तक सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को बंद रखने का आदेश दिया। सीएमआरएल एक्सोलॉजिक मामले में ईडी की जांच में एक नया मोड़ आया, क्योंकि एजेंसी का दावा है कि उसे हवाला चैनल्स के जरिए पैसे के लेन देन के सबूत और करोड़ों रुपए के लेन देन का ब्यौरा देने वाले हाथ से लिखे हिसाब किताब मिले हैं। ये जांच केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विपक्ष नेता पिनराई विजयन की बेटी वीणा पर केंद्रित है। ईडी ने 27 मई को वीणा और सीएमआरएल के प्रमोटर्स के ठिकानों पर तलाशी ली। इस दौरान एजेंसी ने हाथ से लिखे हिसाब किताब के कागजात बरामद करने का दावा किया, जिनमें लोगों के नाम, लेन देन, खर्च की रकम और दुबई भेजे गए पैसे का ब्यौरा है। देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 2 दिनों के भीतर उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना। कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान। जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी खराब मौसम की आशंका। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से पंजाब और चंडीगढ़ के मैदानी इलाकों में पानी भरा। कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न। मौसम विभाग ने आज पंजाब के पठानकोट, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब, हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला के आसपास इलाके में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। कल मौसम को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने एहतियातन यात्रा के लिए नया रजिस्ट्रेशन कुछ समय के लिए रोका था। तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने और श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।